Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika, your biology mentor. Continuing with the chapter of photosynthesis in higher plants. This is part 2. अगर part 1 नहीं देखा पहले वो देखें ताकि समझ में आएगा. हमने डिस्कस किया था about all the light reactions जो हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ATP और NADPH की प्रोडक्शन हो रही थी. किस तरीके से इनर मेम्ब्रेन में, थैलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में ये सारी जो प्रोडक्शन है, ATP सिंथेसिस हो रही है, NADPH की सिंथेसिस हो रही है, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं. ये सारी चीज़ें किस में आ रही थी, लाइट रिएक्शन में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. दिस ऑल रिएक्शंस वर टेकिंग प्लेस. अब हम बात करेंगे कि जैसे ही पूरा जो प्रोसेस है, ATP की प्रोडक्शन हो गई, NADPH बन गया, ATP बन गया. नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा अब उस ATP से हमने जैसे डिस्कस किया अबाउट द डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा था, वो ATP जो बना है लाइट रिएक्शन में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो ATP बना है, वो ATP क्या हो जाएगा, आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू ग्लूकोज. जो मेजरली जो फोटोसिंथेसिस का जो मतलब हमें समझ में आता है, दैट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फूड. और फूड किस फॉर्म में होगा, वो ग्लूकोज की फॉर्म में होगा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. तो दो पार्ट थे, लाइट रिएक्शन एज वेल एज डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में ऑल द फोटो सिस्टम्स, कैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, वो आगे जेड स्कीम, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब हम बात करेंगे कि वेयर ATP एंड NADPH आर यूज्ड, कहाँ पर जब बन गए इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड में, जब ये सारी प्रोडक्शन हो चुकी है. नाउ व्हाट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो उसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, पूरा जो फेज है डार्क रिएक्शन ही है कि आगे जाके वो कन्वर्जन उसकी हो पाएगी. नेक्स्ट इज दैट कि जब कुछ कंपाउंड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर ही, सेल्स में, जो लीफ के मीजोफिल सेल्स रीजन है, वहाँ पर CO2 ऑफ कोर्स ही बात है, स्टोमेटा के थ्रू CO2 अंदर आता है. प्रॉपरली जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स पर, वो पोर्स के थ्रू अंदर प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आएगा. बट अब क्या है, कुछ साइकिल्स है, जैसे मेल्विन कैल्विन, ही वॉज अ साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या बताया कि जो CO2 की प्रोडक्शन हुई है, जब पूरा प्लांट्स ने CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, उस CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट सेल्स में एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज RUBP. एक कंपाउंड प्रेजेंट है RUBP, दैट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड. तो कार्बन डाइऑक्साइड जब उस फॉर्म के साथ बाइंड करेगा तो कुछ अलग अलग टाइप की ना रिएक्शंस होंगी, एंड अल्टीमेटली द अल्टीमेट एम विल व्हाट, टू प्रोड्यूस पूरा ग्लूकोज. तो ऐसी साइकिल्स थी कि ये देखा गया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड किसी फॉर्म के साथ बाइंड हो रहा है, किसी कंपाउंड के साथ बाइंड हो रहा है, वेदर इट इज़ 3 कार्बन, 2 कार्बन, 5 कार्बन, तो जो आगे पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरी केमिकल रिएक्शंस, तभी ना फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, राइट. तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसकी वजह से क्या बनता है, फूड, दैट इज़ योर ग्लूकोज. तो अलग अलग रिएक्शंस हैं. पहले साइंटिस्ट ने, जो मेल्विन कैल्विन है, 5 कार्बन कंपाउंड बताया, लेकिन उससे पहले 2 कार्बन कंपाउंड था, 3 कार्बन कंपाउंड्स भी थे, जिससे क्या होता था, CO2 बाइंड करती थी. तो मेल्विन कैल्विन, उसको कैल्विन साइकिल भी बोला, दैट इज योर C3 साइकिल. क्यों, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा था. 3 कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 3 कार्बन कंपाउंड बना, और उस 3 कार्बन कंपाउंड ने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करी. ये पूरा एक साइकिल है, और ये जो पूरा फेजेस है ना, जैसे ATP यूज होता है, दैट इज ए बायोसिंथेटिक फेज. डार्क रिएक्शन की जैसा ही है, बायोसिंथेटिक मतलब पूरा का पूरा फॉर्मेशन, ATP को यूटिलाइज कर रहे हैं, देन इट इज फॉर्मिंग ग्लूकोज. अब साइकिल्स थी, मेल्विन कैल्विन वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये साइकिल बताई. C3 भी बोलते हैं क्योंकि जो कंपाउंड बनेगा, दैट विल बी, जो पहला जो कंपाउंड बनेगा वो 3 कार्बन कंपाउंड होगा, और उस साइकिल को व्हाट वी कॉल इट एज C3 साइकिल. C इज फॉर कार्बन एंड 3 कार्बन कंपाउंड जो बन रहा है, जो प्रोडक्ट जो पहला बन रहा है, दैट इज योर 3 कार्बन कंपाउंड, राइट. तो इसे क्या बोला, कैल्विन साइकिल. कैल्विन क्यों, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे दैट वाज मेल्विन कैल्विन. तो मेल्विन कैल्विन ने ये आगे पूरा प्रोसेस बताया. तो साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना ज़रूरी है, कौन से साइंटिस्ट थे, कैसे ये जो डेवलपमेंट है हुई. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे
और फिर जब काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद ही थॉट कि ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो स्टोमेटा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब सेल्स के अंदर आता है देन दीज प्रोसेस टेक प्लेस। तो कौन से साइंटिस्ट थे? दैट वाज मेल्विन केल्विन। अब इसमें क्या है ना, केल्विन साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स हैं केल्विन साइकिल में। पहला स्टेप इज योर कार्बोक्सिलेशन। हम सब के बारे में पढ़ेंगे लेकिन नाम पहले याद होने चाहिए कि केल्विन साइकिल में कौन से 3 ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी वजह से द अल्टीमेट एम विल बी व्हाट, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। भाई जो भी ये सारा काम हो रहा है, आगे हम C4 के बारे में भी पढ़ेंगे, फोटो रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे, वो सारा काम एक ही काम है, टू प्रोड्यूस फूड, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ये फोटोसिंथेसिस। आगे कैसे बन रहा है, बहुत सारा प्रोसेस था, ना कि जस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स प्रिपेयर फूड, पूरा ये केमिकल प्रोसेस होगा। तो पहला स्टेप इज योर कार्बोक्सिलेशन, देन सेकेंड इज रिडक्शन, second is what, reduction, and third is your regeneration, third is regeneration। ये 3 steps हैं केल्विन साइकिल में जो डिस्कवर किए। तो अब पहला जो कंपाउंड था दैट इज योर 5 कार्बन कंपाउंड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड उस 5 कार्बन कंपाउंड के साथ बाउंड किया, जैसे फर्स्ट स्टेप हम बात करेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक है, 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज योर RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। RUBP की फुल फॉर्म है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड और ये क्या है, 1 कार्बन। 5 कार्बन मतलब ऐसे 5 कार्बन आपस में अटैच्ड होंगे। तो पहला ये जो कंपाउंड था ये 5 कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये पूरा एंजाइम है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। कार्बोक्सिलेशन का मतलब ही क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फॉर्मेशन किसी कंपाउंड की होना। तो पहला जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, RUBP जो बना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करे, दैट इज योर रिएक्टेंट। तो जो बनेगा दैट विल बी योर 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 2 मॉलिक्यूल्स मतलब 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये जैसे पूरा 6 कार्बन कंपाउंड था, ये थोड़ा अनस्टेबल था, 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड, ये थोड़ा सा अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबिलिटी की वजह से ये ब्रेक हो जाएगा और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स। तो जो पहला कंपाउंड है, जो ये पहला प्रोडक्ट है, दैट इज व्हाट, 3 कार्बन ना, जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो हमें मिला है, दैट इज योर 3 कार्बन कंपाउंड। तभी जो नाम है, तभी साइकिल का नाम क्या है, C3 साइकिल। तो जो पहला प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी योर 3 कार्बन कंपाउंड, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट थोड़ा अनस्टेबल है, अनस्टेबिलिटी इस कंपाउंड में प्रेजेंट होगी। सो व्हाट विल हैपन, दिस 3-फॉस्फोग्लिसरेट will get converted into your glycerol 3-aldehyde। ये भी 2 मॉलिक्यूल्स ही हैं, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप बेसिक इसमें अटैच्ड हो रहा है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज अनस्टेबल कंपाउंड। इसको स्टेबिलिटी देने के लिए इसमें फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट है। अब इसमें यहाँ पर P ये एडिशन हो जाएगी ग्लिसरल 3-aldehyde में, तभी हाइड्रोजन की एडिशन होगी, तभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ग्लिसरल 3-aldehyde बन जाएगा एंड दैट कंपाउंड विल बी स्टेबल। ये भी 2 मॉलिक्यूल्स ही हैं ऑफ 3, ये 3 है ना, ये 3-ग्लिसरल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-ग्लिसरल्डिहाइड, राइट। अब जो ATP बन चुकी थी, दैट वी स्टडीड इन द डार्क रिएक्शन, की जो ATP बनी है वो ATP क्या करेगी, ATP पूरा जो प्रोसेस, जो पूरा का पूरा ल्यूमेन में बना है, जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में बना है ATP, वो ATP और वो NADPH यहाँ पर आएगा। तो ATP इसमें यूज़ हो जाएगी, एनर्जी इसमें यूज़ होगी, क्यों, क्योंकि
एडिशन हो रही है ना किसी चीज़ की, स्टेबिलिटी ला रहे हैं। अब कोई कंपाउंड अनस्टेबल है, उसमें थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है वो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। तो एटीपी विल यूटिलाइज एंड इट विल फॉर्म एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ के साथ NADPH भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो NADPH भी यूज हो गया और ATP भी यूज हो गया। तो 2 मॉलिक्यूल ATP के यूज होते हैं और 2 मॉलिक्यूल NADPH के यूज होते हैं। नाउ व्हाट, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो पूरा प्रोसेस था कि यहाँ से पहला जो प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन, वो यहाँ तक का प्रोसेस था कि 3PGA बन गया। दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, तो ये कार्बोक्सिलेशन हो गया। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस्ड हो गया, एसिड है ना, ये एसिड गेट रिड्यूस्ड इनटू एल्डिहाइड, तो ये रिडक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एंजाइम्स। तो ये हो गया सेकेंड प्रोसेस, दैट इज रिडक्शन। अब ग्लिसरल्डिहाइड, इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरल्डिहाइड के, 3 कार्बन है, इसमें से सिर्फ एक ही कार्बन है जो ग्लूकोज बनाएगा, 1 कार्बन जो C6H12O6, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, राइट, C6 है ना ये, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड में से एक ही कार्बन, 6 कार्बन है इसमें से सिर्फ एक ही कार्बन आगे ग्लूकोज बनाएगा, और बाकी के जो 5 कार्बन हैं, जो 5 कार्बन कंपाउंड है, वो रुबिस्को में वापस चला जाएगा। अब 5 कार्बन वापस क्यों चला गया, क्योंकि रुबिस्को भी तो बनाना है। अगर RUP कंपाउंड नहीं बनेगा, ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा। तो जो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 ग्लिसरल्डिहाइड, 6 कार्बन कंपाउंड है इसमें भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड में से एक कार्बन कंपाउंड क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, और बाकी के 5 क्या बनाएंगे, RUBP वापस। सो दिस प्रोसेस रीजेनरेट हो गया ना, जो बाकी का RUBP जो पूरा बना ये रीजेनरेट हो गया, 5 वापस चले गए, एक ही ग्लूकोज बना रहे, दैट इज योर ट्रायोस फॉस्फेट। तो एक ही बना रहे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रीजेनरेशन। दिस इज योर थर्ड प्रोसेस। और कीप इन माइंड कि रीजेनरेशन में भी जब एक मॉलिक्यूल ने ग्लूकोज बना दिया, एक कार्बन कंपाउंड ने ग्लूकोज बना दिया, 5 मॉलिक्यूल वापस RUBP में कन्वर्ट हो गए। इसमें भी एक मॉलिक्यूल ATP का एक मॉलिक्यूल लगता है, तो एनर्जी एक्सपेंडिचर इसमें भी होती है, राइट। तो पहला क्या स्टेप था, दैट फर्स्ट स्टेप वाज योर कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या हो रहा था, CO2 वाज फॉर्मिंग बॉन्ड विथ 5 कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन इसमें से और ये 5 कार्बन इसमें से, तो क्या बन गया 6 कार्बन कंपाउंड, 5 + 1, राइट। तो ये क्या बना 6 कार्बन कंपाउंड। फिर ये अनस्टेबल है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ग्लिसरल 3 एल्डिहाइड बना, 6 कार्बन कंपाउंड बना, स्टेबिलिटी हुई। अब 6 कार्बन कंपाउंड में से एक कार्बन चला गया ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए, और बाकी 5 कार्बन रीजनरेट हो गए। सो दिस वाज योर कैल्विन साइकिल। अब इसमें टोटल एनर्जी कितनी लगी है, 3 ATP लगे हैं 3 ATP, 2 ATP इसमें लगे हैं और 1 ATP इसमें लगा है, तो 3 ATP हो गए। और NADPH कितने लगे हैं, 2 NADPH इसमें लगे हैं, राइट। तो ये टोटल मतलब पूरे 3 ATP और 2 NADPH लग रहे हैं पूरी कैल्विन साइकिल में, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने में। कीप इन माइंड, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन रहा है सिर्फ एक। अब टोटल C6 है ना, बाकी कितने बचे, 5 कार्बन भी चाहिए, तो मतलब ये एक 6 मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए 6 टर्न्स लेने, 6 बार ये साइकिल रिपीट होती है, ताकि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल्स जो है ग्लूकोज के बन पाए, क्योंकि एक टर्न में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बन रहा है। ऐसे 6 टर्न्स और होंगे, ताकि फिर आगे 6 कार्बन कंपाउंड जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के वो बन पाएंगे, राइट। तो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इसमें कितनी हो गई, तो अगर CO2 चाहिए, 6 CO2 चाहिए ना,
तब जाके 6 कार्बन बनेंगे, 6 CO2 चाहिए पूरी एक साइकिल, 6 बार साइकिल ये रिपीट होगी, तब जाके 6 बार कार्बन है वो आगे ग्लूकोज बनाएंगे। तो 6 CO2 चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए, राइट, C6H12O6 तभी बनेगा ना C6, ताकि 6 बार रिपीट होगी। और ATP अब कितने चाहिए होंगे, 3 ATP चाहिए थे एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो 6 साइकिल्स होंगी तो टोटल कितने हो गए, 18 ATP यूज होंगी और ADP भी बनेगी साथ के साथ। और NADPH, एक साइकिल में कितने NADPH बन रहे थे, 2 NADPH बन रहे थे। यहाँ पे 2 NADPH एक साइकिल में बन रहे थे, मतलब यूज़ हो रहे थे। तो बाकी अब 6 साइकिल में कितने यूज़ होंगे, 12 NADPH यूज़ होंगे। और NADP कितना बनेगा, 12 NADP बनेगा। तो 6 साइकिल में 18 ATP यूज़ हो रहे हैं और 12 NADPH बन रहे हैं, ताकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन सके। समझ आए कि कैसे जो डार्क रिएक्शन थी जिसमें ATP बन रही थी, वी स्टडीड ऑल कि कैसे लाइट रिएक्शन में ATP बनती है, पूरा ये प्रोसेस होता है। अब जब वो ATP बन गई तो वो ATP कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। सो दिस इज़ अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, एनर्जी चाहिए, जो भी ये प्रोसेस हो रहा है इसमें क्या एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस वॉज अबाउट योर C3 साइकिल। जो पहला C3 का नाम याद रखना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में देयर आर 2 साइकिल्स, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। द C3 साइकिल इज व्हाट, C3 साइकिल जो पहला कंपाउंड बना, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट्स व्हाई द नेम इज C3। and in the C4 cycle the product formed is 4 कार्बन कंपाउंड। जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो 4 कार्बन होगा, तभी उसे क्या बोला, C4 साइकिल। तो अब नेक्स्ट जो साइकिल है दैट इज योर C4 साइकिल। अब C4 साइकिल में, अब जो C3 साइकिल थी ना वो मेसोफिल सेल्स में ही हो रही थी। क्यों, क्योंकि स्टोमेटा से प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, वो मेसोफिल सेल्स में जाएगा, उसी में पूरा जो फूड का सिंथेसिस है वो पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन C4 साइकिल में क्या होता है, 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल मेसोफिल सेल होगा, राइट, और दूसरा बंडल शीथ सेल्स। ये एक अलग टाइप के सेल्स होते हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी। 2 टाइप के सेल्स C4 साइकिल में काम आते हैं और इसी के थ्रू ग्लूकोज बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। अब बंडल शीथ सेल्स क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल, यू ऑल नो वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इन वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड, जैसे पेरिसाइकिल में वैस्कुलर बंडल्स हैं, इन वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रॉपरली ना, जैसे ये वैस्कुलर, ये पेरिसाइकिल है, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। अब इन वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड कवरिंग है सेल्स की, ये पूरे सेल्स की कवरिंग है, थिक सेल्स हैं, डायरेक्टली वाटर इसमें एंटर नहीं कर सकता, इम्परमियस टू वाटर होंगे ये वाले सेल्स। तो इन सेल्स को क्या बोला, बंडल शीथ सेल्स। थिक सेल्स हैं, स्पेस भी ज़्यादा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, स्पेस ज़्यादा नहीं होगी। और ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ C4 साइकिल में ही होती है। C3 साइकिल में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। C4 साइकिल में जो ये बंडल शीथ सेल्स है ना, इन्हीं की वजह से ये साइकिल क्या हो जाती है, थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अगर नॉर्मल होता तो कोई चेंजेस आने की ज़रूरत ही नहीं थी, नॉर्मल जो C3 चल रही है, जो मेल्विन कैल्विन ने बताई थी वो चलती। लेकिन अब बंडल शीथ सेल्स इसमें प्रेजेंट हैं, जैसे थोड़े डेजर्ट एरियाज़ में जो प्लांट्स होते हैं, जो हायर टेम्परेचर पर जो प्लांट्स रहते हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी होती है। हायर टेम्परेचर्स में रहने कैसे रह पाते हैं, कोई तो उनमें ऐसा फीचर होगा ना जिसकी वजह से वो सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे रह पाते हैं। तो just because of this property, bundle sheath cells, the presence of bundle sheath cells will cause the plants to survive in the extreme temperatures। और इस टाइप की एनाटमी को क्या बोलते हैं, क्रांस एनाटमी। जिस टाइप का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना सेल्स का, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रांस एनाटमी, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे जो साइकिल है, जो कैसे प्रोडक्ट है वो बना है। C3 में क्या बन रहा था, द फर्स्ट प्रोडक्ट
क्या था वो हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट वाज 3 कार्बन कंपाउंड। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर 4 कार्बन कंपाउंड, तभी तो नाम है ना C4। C4 नाम क्यों दिया है? 4 कार्बन कंपाउंड जो पहला प्रोडक्ट बनेगा, और वो क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA, ये पहला जो कंपाउंड है वो बनेगा। अब कोई कंपाउंड ऐसा भी होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसके साथ बाइंड करेगा, जैसे C3 साइकिल में वी स्टडीड कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो RUBP राइबोलोज फॉस्फेट के साथ बाइंड कर रहा था। ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसे कंपाउंड के साथ बाइंड करेगा जो आगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा। अब वो क्या होगा? अब ये जो सेल्स है ना, ये से 2 लेयर्स में प्रेजेंट होंगे। ये हो गया मीसोफिल सेल और ये हो गया बंडल शीट सेल्स, ठीक है। ये है मीसोफिल सेल्स और वो ये ध्यान रखना है कि जो कैल्विन थी वो मीसोफिल सेल्स में ही हो रही थी। और ये क्या है? बंडल शीट सेल्स, ठीक है। ये इनकी लोकेशन याद रखनी है। ऊपर क्या होंगे? मीसोफिल सेल्स होंगे और नीचे क्या होंगे? बंडल शीट सेल्स होंगे। अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही C3 साइकिल में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड वाज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद RUBP। ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है वो आएगा मीसोफिल सेल्स में एंड दैट विल ब्रेक डाउन इनटू, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो होगा बाइकार्बोनेट आयंस में ब्रेक हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन है वो ब्रेक हो जाएगा इनटू बाइकार्बोनेट आयंस और वो फिर बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? एक कंपाउंड है दैट इज पेप, और पेप की फुल फॉर्म फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट, पेप, ठीक है। इसकी वजह से ये इसके साथ बाइंड करेगा और फिर ये जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। 4 कार्बन कंपाउंड है ये। कैल्विन साइकिल में क्या था? 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे 3 कार्बन कंपाउंड के। बन क्या रहा था? वो पहला जो मॉलिक्यूल था वो 3 कार्बन था, 6 को ब्रेक कर दिया तो 3 और 3 में कन्वर्ट हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब इसमें क्या हो रहा है? ये 4 कार्बन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये जो पेप है ना ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये 1 है, तो 3 + 1 4 कार्बन कंपाउंड बना। एंजाइम भी होगा, जैसे ही सिमिलरली कैल्विन साइकिल में भी रुबिस्को था, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंजाइम प्रेजेंट था। उसी तरीके से इसमें भी एंजाइम है दैट इज योर पेप केस। पेप केस इसका फुल फॉर्म क्या हो गई? फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो पेप केस प्रेजेंट है, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो वो क्या करेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब मीसोफिल सेल्स में ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बंडल शीट सेल्स में जाएगा। बंडल शीट सेल्स में जाने के बाद ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विल ब्रेक डाउन इनटू C3 कंपाउंड, क्योंकि इसमें 4 कंपाउंड है ना, तो C3 में ब्रेक हो गया 3 कार्बन में और एक CO2 में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब जो ये C3 वापस से ये पेप बन गया और फिर ये C3 वापस से चला जाएगा रीजेनरेट होने में। तो कार्बोक्सिलेशन हुई, रिडक्शन हुई और रीजेनरेशन हुई। इसमें भी वो 3 स्टेप्स ही हो रहे हैं। जो कैल्विन साइकिल में जो 3 स्टेप्स है दैट वाज योर कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। इसमें भी सिमिलरली वही हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पेप के साथ फॉर्म कर रहा है बॉन्ड। कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या हुआ? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड हो रहा है, तो इसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, कार्बोक्सिलेशन हुई। तो फर्स्ट स्टेप वाज योर कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद ये कार्बोक्सिलेशन जब प्रोसेस हुआ, दिस ऑक्सैलो एसिटिक विल ब्रेक डाउन इनटू C3 एंड CO2, 2 में हो गया, तो ये क्या हो गई? रिडक्शन। और फिर ये C3 वापस से तो यूज हो गया रीजेनरेशन। अब
जो C3 था वो तो यूज़ हो गया है ना, CO2 जो बचा है, ये CO2, यहाँ पर जो CO2 बचा है वो क्या काम करेगा, तो ये CO2 कैल्विन साइकिल में चला जाएगा। समझ आ रहा है, ये CO2 कैल्विन में चला जाएगा और फिर CO2 वहाँ पे RUBP के साथ जो बॉन्ड है वो फॉर्म करेगा, तो यहीं पर कैल्विन साइकिल भी होगी। अब इतना ज़रूरत क्या थी, डायरेक्टली मेसोफिल सेल्स में भी तो हो सकता था, जो ये पूरा प्रोसेस है ये मेसोफिल सेल्स में भी तो कर सकते थे हम लोग, डायरेक्टली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड यहीं पर ब्रेक हो जाता। ये इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि बंडल शीथ सेल्स में, ये बंडल शीथ सेल्स में जो रुबिस्को एंजाइम है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स में क्यों, क्योंकि कैल्विन साइकिल यहीं हो रही है ना, तो बंडल शीथ सेल्स विल हैव रुबिस्को एंजाइम। और मेसोफिल सेल्स में सिंपली पेप एंजाइम था, पेप केस एंजाइम था, रुबिस्को नहीं था, तभी ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बंडल शीथ सेल्स में जाएगा। तो मेसोफिल सेल के पास रुबिस्को एंजाइम नहीं होगा, तभी वो आगे ऑक्सैलोएसिटिक, अगर होता तो ऑफ कोर्स ये बात है यहीं पर सारी साइकिल हो जाती, ये सारा काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली मेसोफिल सेल्स में ही सारा काम हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मेसोफिल सेल्स के पास रुबिस्को एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा। कौन सा एंजाइम मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट है, पेप केस, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है मेसोफिल सेल्स में, और वो एंजाइम बंडल शीथ में एब्सेंट है, तो पेप केस बंडल शीथ में नहीं होगा। रुबिस्को होगा, रुबिस्को यहाँ नहीं होगा, पेप केस ऊपर मेसोफिल सेल्स में होगा, बंडल शीथ सेल्स में नहीं होगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस कि कैसे फूड जनरेट होता है। ठीक है, इसमें भी एंजाइम्स यूज़ होंगे, जैसे यहाँ पे भी ATP यूज़ हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी जो कैल्विन साइकिल में थी 18 ATP यूज़ हो रही थी, वो ही यहीं पर यूज़ होगी। डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें, C4 में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा, और इसी वजह से दे आर एबल टू सर्वाइव एट हायर टेम्परेचर्स। जो C4 प्लांट्स हैं हायर टेम्परेचर्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा रह पाते हैं, और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है इनकी, वो ज़्यादा होती है। टेम्परेचर बेयर कर पाते हैं ना ज़्यादा, तो इनकी प्रोडक्टिविटी और यील्ड ज़्यादा होती है। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होती है। अब बात करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट इज योर फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें C4 प्लांट्स में ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये होगी, और C3 प्लांट्स में ये रेस्पिरेशन जो फोटो रेस्पिरेशन है वो C4 प्लांट्स में नहीं होगी और C3 प्लांट्स में ये होगी। मतलब क्या हुआ फोटो रेस्पिरेशन का, ना फोटो रेस्पिरेशन इज अ क्वाइट वेस्टफुल प्रोसेस। ये अभी तक समझ में नहीं आया साइंटिस्ट को कि एक्चुअली में काम क्या करता है, क्योंकि इसमें ATP की प्रोडक्शन होती है, प्रॉपरली ATP यूज़ होता है, और साथ के साथ कोई प्रोडक्ट जैसे कैल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में जो हमने डिस्कस किया, C4 साइकिल में भी क्या हो रहा था, फूड की प्रोडक्शन हो रही थी, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन में, इट इज़ क्वाइट अ वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई फूड बनता है और ATP भी साइड के साथ एनर्जी भी यूज़ हो जाती है, फूड नहीं बनता, नो प्रोडक्शन ऑफ फूड। अगर फूड बनता होता तो ATP अगर यूज़ हो भी रही है तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बट एनर्जी यूज़ हो रही है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तभी इसको क्या बोला, वेस्टफुल प्रोसेस। नो प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड ATP विल बी कंज्यूम्ड। अब होता क्या है इसमें, अब जैसे हमने कैल्विन साइकिल में पहले पढ़ा दैट CO2 विल फॉर्म बॉन्ड विद राइबोलोज बाइफॉस्फेट, फिर वो क्या बनेगा हमारा
3-फॉस्फोग्लिसरेट। और ये यहाँ पर जो एंजाइम था दैट वाज रुबिस्को था। अब ये रुबिस्को ना, इसमें 2 साइट्स होती है, रुबिस्को की 2 साइट्स हैं, नाम ही यही है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ये जो पूरा एंजाइम है नाम ये है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। मतलब क्या नाम से क्या समझ में आ रहा है कि इस एंजाइम में 2 साइट्स होती हैं, 2 साइट्स होंगी इस एंजाइम में। एक तो CO2 से भी बाइंड कर सकता है ये एंजाइम और दूसरा ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है, क्योंकि लास्ट में नाम क्या है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। कार्बोक्सिलेज मतलब CO2 के साथ बाइंड एंड ऑक्सीजनेस O2। अब क्या होगा इन केस अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर लिया तो ये अपना नॉर्मल कैल्विन साइकिल बनाएगा, उसके बाद नॉर्मल फूड की प्रोडक्शन हो जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला या ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सो व्हाट विल हैपन, रुबिस्को जो RUBP है वो बाइंड करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अगर क्योंकि compete करते हैं दोनों आपस में, फुल कंपटीशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ऑफकोर्स है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बाइंड करेगा, वो compete कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, वो मतलब कंपटीशन में आगे जीत जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई है तो ऑफकोर्स ये बात है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं compete कर पाएगा ऑक्सीजन के साथ, और फिर उस रुबिस्को में ऑक्सीजनेज जो एंजाइम है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो फिर RUBP किसके साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। और फिर जब ये बाइंड करेगा तो क्या क्या बनेगा, एक कार्बन कंपाउंड बनेगा दैट इज योर फॉस्फोग्लिसरेट। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बन रहा है इसमें। और 2 कार्बन कंपाउंड बनेंगे ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। ये 2 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड ही बन रहा है, इसमें भी 3 कार्बन कंपाउंड ही था, 2 मॉलिक्यूल्स थे 3 कार्बन कंपाउंड के, इसमें भी 3 कार्बन कंपाउंड ही बन रहा है लेकिन अलग अलग बन रहा है। एक क्या बन रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट, और दूसरा क्या बन रहा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब इसमें एनर्जी पूरी लग रही है, प्रॉपरली ATP यूज़ हो रहा है, लेकिन जब ये कंपाउंड बन गए फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट, जब ये कंपाउंड्स बन गए ये आगे ग्लूकोज नहीं बनाते हैं, तभी कोई भी प्रोडक्शन, किसी फूड की प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं हो पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन। के कंपाउंड ही डिफरेंट बन गए ना। इसमें क्या था, फॉस्फोग्लिसरेट 3 कंपाउंड थे वो आगे फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन इसमें कंपाउंड ही नहीं है, कंपाउंड की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है जो चाहिए एक्चुअली में, जो चाहिए, तो तभी दिस इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस, आगे नहीं काम आ पाता ये। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन होगा दिस विल ओनली अगर इन C3 प्लांट्स। C4 में इसलिए नहीं होता क्योंकि जो बंडल शीथ सेल्स में जो CO2 बन रही है वो CO2 क्या करेगी, ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जो एंजाइम्स है वहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट करेंगे कि वो CO2 के साथ ही बाइंड कर पाएंगे। जो उनकी फॉर्मेशन है, जो बॉन्डिंग है, वो सिर्फ किसके साथ हो पाएगी, CO2 के साथ ही हो पाएगी। जो एंजाइम्स हैं वो CO2 के साथ, और ऑक्सीजन अगर आएगी तो ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, वो इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दिस वाज अबाउट। और C3 में तभी C4 की जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, वो ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू C3, क्योंकि C3 में चांसेस होते हैं कि वो जो प्रोसेस है वो वेस्ट हो सकता है ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हो गया तो। बंडल शीट में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही रहता है, एटमॉस्फेयर से भी आता है, तो कोई चांस ही नहीं है कि फोटो रेस्पिरेशन हो सकेगी, राइट। सो दिस वाज अबाउट द 2 साइकिल्स C3 एंड C4। और फोटो रेस्पिरेशन को क्यों ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है, साइंटिस्ट अभी स्टडी चल रही है इस पर कि एक्चुअल में अगर बन रहा है, क्योंकि कोई बेनिफिट तो होगा, कोई प्रॉफिट तो होगा, तभी ये जो प्रोसेस है ये हो रहा है, नहीं तो ये नेचर में ये प्रोसेस नहीं होता। बट कुछ एज सच कुछ पता भी नहीं चला, तो ये चल रहा है अभी। ओके, सो दिस वाज अबाउट ऑल द 3 साइकिल्स। अब पढ़ेंगे फैक्टर्स, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस हो रहा है, क्या फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को कम करता है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब इंटरनल मतलब सेल्स के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है वो भी अफेक्ट करेंगी कि फोटोसिंथेसिस इजीली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे हो गया हमारा क्लोरोफिल का साइज, नंबर, एज, मीजोफिल सेल्स कितने प्रेजेंट है, क्या पिगमेंट्स कितने हाई अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो वो फैक्टर्स किस में आते हैं, हमारे इंटरनल में आएंगे। इंटरनल मतलब जो अंदर से जो फैक्टर्स हैं जो कॉज कर रहे हैं, जो प्लांट्स के ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को बता रहे हैं कि क्या हो सकता है, राइट। तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए इंटरनल में, क्लोरोफिल का नंबर, साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है, पिगमेंट ज़्यादा प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अगर नहीं होंगे पिगमेंट्स, बहुत कम पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल का नंबर अगर बहुत कम है तो ऑफ कोर्स ये बात है क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा, फूड की प्रोडक्शन कम होगी, वो ट्रैप एनर्जी कम कर पाएगा। अब तो कितना कुछ पढ़ लिया, ट्रैप कम कर पाएगा, वो एटीपी ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगी। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज। तो नंबर, साइज, एज अगर ज़्यादा हो रही है तो तब भी जो फंक्शंस हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी यही होता है, एज के साथ साथ फंक्शंस कम हो जाते हैं, धीरे धीरे एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाती है। सिमिलरली दिस केस विल हैपन इन प्लांट्स ऑल्सो। तो क्लोरोफिल नंबर, साइज, एज, मीजोफिल सेल्स ज़्यादा हैं कि कम हैं, क्योंकि अगर मीजोफिल सेल्स ही कम होंगे तो स्टोमेटा में जो प्रोडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो भी कम होगी। फोटोसिंथेसिस के इफेक्ट में भी कुछ ना चेंजेस आएंगे। ये तो हो गए इंटरनल फैक्टर्स कि अगर प्लांट्स के अंदर अगर कोई चेंजेस हैं देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस, राइट। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं दैट आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बाहर से कोई चीज़ें आई जो इफेक्ट कर रही हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को। इंटरनल अंदरूनी चीज़ें, एक्सटर्नल बाहर से। जैसे बाहर से क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, जैसे सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हो गई, राइट, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएंगी जो क्या करेंगी, प्लांट्स का जो रेट है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है उसे अफेक्ट करेंगे, राइट। अब इसी के चलते हुए एक साइंटिस्ट थे दैट वाज नेम वाज ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने एक लॉ बताया दैट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, इसमें क्या बताया कि अगर एक किसी केमिकल प्रोसेस में बहुत सारे फैक्टर्स यूज हो रहे हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस इज व्हाट, फोटोसिंथेसिस इज योर केमिकल प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में बहुत सारे फैक्टर्स उस प्रोसेस को करवाने में हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो जो सबसे मिनिमल क्वांटिटी में जो फैक्टर होगा उस पर मेजरली जो फोटोसिंथेसिस है वो डिपेंडेंट होगी। अगर उस मिनिमल क्वांटिटी का जो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली हो रही है अगर टेम्परेचर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेंटेन्ड है। इन तीनों में से ना टेम्परेचर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, इन तीनों में सबसे जो मिनिमल अमाउंट है दैट इज ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03 इतनी कंसंट्रेशन है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो मिनिमल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़रा सी भी नीचे हो गई या ज़रा सी भी आगे बढ़ गई तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर बहुत सारे फैक्टर जैसे टेम्परेचर, सनलाइट नॉर्मल है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो फोटोसिंथेसिस के रेट पर इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर और सनलाइट भले ही कांस्टेंट हो, भले ही उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, उनको एज इट इज रखा है, कोई चेंज उनमें नहीं करा, CO2 का लेवल मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है दैट विल
इंक्रीज, राइट। तो इस पर्टिकुलर इसको CO2 की कंसंट्रेशन को क्या बोला, लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग का मतलब ये क्या हुआ कि यही जो फैक्टर है वो डिटरमाइन करेगा कि फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी या फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी, राइट। सो अगर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स एक केमिकल प्रोसेस को करवा रहे हैं, तो जो प्रोसेस है, जो रेट है, वो किस पर डिपेंडेंट होंगी, ऑन द मिनिमल क्वांटिटी। जो सबसे कम क्वांटिटी में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उस पर ही डिपेंडेंट होगा क्या, फोटोसिंथेसिस। अगर उस क्वांटिटी में चेंजेस आ गए ज़रा से भी, देन व्हाट विल हैपन, द फोटोसिंथेसिस रेट विल आल्सो चेंज। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो ये 4 हमने फैक्टर्स जो मैंने लिखे हैं उसके बारे में, सनलाइट, CO2 कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड वाटर। ओके, तो पहला जो फैक्टर है दैट इज योर लाइट, जिस पे फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट होती है। लाइट की क्वालिटी, क्वांटिटी, इंटेंसिटी ज़्यादा है कि नहीं है, इन सब चीज़ों पर फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट होगी। किस किस चीज़ों पर, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। लाइट की इंटेंसिटी कम है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब इसमें भी हायर टेम्परेचर्स पर ऑफ कोर्स ये बात है फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यहाँ लिखा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये लिखा। अब क्या होगा, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता जाएगा, राइट। ये भी बढ़ेगा तो ये भी साथ के साथ बढ़ेगा, लेकिन अप टू अ लिमिट। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा, उससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, राइट। तो इस तरीके का लाइट इंटेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अगर उससे भी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, सैचुरेशन, जो फोटोसिंथेसिस की सैचुरेशन आ जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। हर एक चीज़ का लिमिट होती है, राइट। अगर ग्लास में आप नॉर्मल वाटर में खूब ज़्यादा शुगर, चीनी मिलाते जाओ, ऑफ कोर्स ये बात है वो मिक्स होगी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब क्या होगा, वो ज़्यादा चीनी मिक्स नहीं हो पाएगी। तो वो पॉइंट क्या हो गया, सैचुरेशन की, उससे ऊपर अब और मिक्स नहीं हो सकता। सिमिलरली प्लांट्स में भी यही होगा कि लाइट इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी क्या हो जाएगा, सैचुरेशन, और ज़्यादा वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट फैक्टर इज योर CO2 concentration. नेक्स्ट फैक्टर इज CO2 कंसंट्रेशन। सबसे मेजर लिमिटिंग फैक्टर, जैसे भी हमने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किया, मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्या है, CO2 कंसंट्रेशन। तो सेकेंड इज योर CO2 कंसंट्रेशन। एटमॉस्फेयर में बहुत ही मिनिमल अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का है जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज 0.03 माइक्रोन पर लीटर। अब C4 प्लांट्स में, अगर हम C4 प्लांट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स सी बात है, देखा जैसे प्लांट्स में, तो उसमें जो C4 की जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू योर C3 प्लांट्स, क्योंकि C3 प्लांट्स मेजरली क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके आगे अपना पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। तो C4 प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 360, इतने लिमिट में ही, इससे ऊपर होगा तो आगे जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और C3 प्लांट्स में कितनी होगी, 450, क्योंकि हमने देखा ना कार्बन डाइऑक्साइड ही ReBP के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा था और उसके बाद
कन्वर्जन हो रही थी। तो इसमें कितना हो रहा है 450 और इसमें कितना हो रहा था 360, राइट। ये दो चीज़ें हो गई। इससे ज़्यादा अगर हो गया कंसंट्रेशन, अगर इससे ज़्यादा हो गई तो व्हाट विल हैपन, द सैचुरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल अकर और उससे ज़्यादा फूड की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। अब C3 में अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा यूज़ हो रही है, सो व्हाट दिस इम्प्लाई, प्रोडक्टिविटी भी इसकी क्या होगी इस कंडीशन में ज़्यादा होगी और यील्ड भी क्या होगी ज़्यादा प्रेजेंट होगी, राइट। तो ये दो कंडीशंस हैं, ये दो फैक्टर्स हैं जिस पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट डिपेंडेंट होगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज योर टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। अब जैसे हमने C4 में डिस्कस किया दैट C4 रिक्वायर हाई टेम्परेचर, काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, तो उन कंडीशंस में क्या होगा, C4 ऑफ कोर्स ये बात है ग्रो इजीली कर पाएंगे। C3 में क्या चाहिए, थोड़ा सा कम टेम्परेचर एज कम्पेयर टू जो C4 है, हायर ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, लेकिन C3 क्या है, सर्वाइव इतने नहीं कर सकते। तो C4 प्लांट्स में क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर, और ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, और C3 में लो। तभी ये कंडीशन अगर होंगे तभी फोटोसिंथेसिस सही तरीके से हो पाएगी। C3 में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, C3 प्लांट्स में अगर टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया, सो व्हाट विल हैपन, फोटोसिंथेसिस विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। तो ये सारे फैक्टर्स ज़रूरी हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज योर वाटर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फोटोसिंथेसिस में नहीं, जनरली अगर बात करें पूरे जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हैं वो वाटर पर ही डिपेंडेंट होते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजनिंग में जो टर्जिडिटी प्रोवाइड होती है, जो गार्ड सेल्स में आती है, वो किस वजह से होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर। और अगर स्टोमेटा ओपन ही नहीं होगा, सो हाउ विल CO2 एंटर एंड डू ऑल द प्रोसेस। तो उसी के लिए अगर ओपनिंग क्लोजनिंग के लिए स्टोमेटा ज़रूरी है, और स्टोमेटा अगर ओपन होगा तभी क्या होगा, CO2 की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिस पर फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट होगी। पहला हमने पढ़ा लाइट, देन टेम्परेचर, CO2 की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा या कम होनी चाहिए, वाटर का प्रेजेंस कितना ज़्यादा या कम होना चाहिए। दीज ऑल आर द 4 फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स तो अलग थे, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिस पर फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट होगी। So with this we complete our chapter of photosynthesis in higher plants. If you have any doubt related this chapter, please write in the comment section below. कोई भी दिक्कत है या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। साथ के साथ यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, जिस पर इस पूरे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। कोई भी नीट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा, यू कैन ऑल्सो DM me on the Instagram. Telegram और Instagram का link is given in the description box below. So please like, subscribe and share Med Academy. Thank you very much.